इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का पेपर कंप्लीट हो गया है और उस पेपर में स्टेनोग्राफर का पेपर जो कि 5 तारीख को सुबह की शिफ्ट में हुआ था, उसका सलूशन मैं आज के इस वीडियो सेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पूरी परीक्षा का सबसे स्तरीय पेपर मैथ्स का स्टेनोग्राफर में हुआ, क्योंकि यही सबसे मेन कैडर की परीक्षा थी और इसमें जो स्तर होता है एनटीए ने अपने हिसाब से पूछा है। हालांकि परीक्षा रिलेवेंट ही है, जैसा पढ़ा गया है, जैसा हम लोगों ने सीखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को आप लोग इस एग्जाम में देख भी पा रहे हैं। तो मैं देर ना करते हुए सीधा सीधा आपको सवालों पर ले चलता हूँ। वो परीक्षा के सवाल जो आए थे, आप एक बार उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, सभी सवालों को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मिलाएंगे तो ठीक है, लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए भी अगर आप फोकस से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी तैयारियों में आप अपने आप को हमेशा लगाए रखिए। आइए सबसे पहले सवाल से हम आपको सीधा सीधा लेकर चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए। अक्सर आप देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सवाल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सवाल कुछ ऐसे ही है। सवाल में लिखा है कि शिवम ने 8 लाख, ये 8 लाख का डेटा है, राशि 11% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से उधार लिया था और उसी समय उस उधार ली गई राशि को 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। 3 वर्ष में कुल मिलाकर वह कितना कमा लेगा, अर्थात उसे कितना बेनिफिट होगा। ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर होते हैं। हालांकि है अंतर ही, लेकिन जो अंतर का फार्मूला ट्रेडिशनल होता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग है। उसने 8 लाख रुपए, शिवम है, ध्यान से देखिएगा, ये शिवम है, शिवम ने 8 लाख रुपए किसी से उधार लिया, 8 लाख लिया और उसको उसने प्रॉमिस किया कि हम आपको 11% की दर से, 11% है, हाँ 11% की दर से हम आपको ब्याज देंगे। लेकिन कौन सा ब्याज देंगे? साधारण ब्याज देंगे। इसने इसी पैसे को उठा के इमीडिएट किसी एक पर्सन को दे दिया, इसी 8 लाख रुपए को, करेक्ट है, 8 लाख को दे दिया किसी अनदर पर्सन को, और किस दर से दे दिया? 10% की दर से दे दिया है। लेकिन यहाँ पर ब्याज का मोड कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज है। इस डिफरेंस में आपको समझना है कि बाद में देखिए शिवम को ये पैसे इसको लौटाने भी है, जहां से पाएगा, जैसे इसको पहले दिया था, बाद में जब समय बीतेगा, कितने साल का ड्यूरेशन है आप देख रहे हैं, 3 वर्ष की बात है। जो पूरा ड्यूरेशन है यहाँ पर 3 साल की बात की गई है। 3 साल बाद यहाँ पर क्या होगा? 3 साल के लिए उसने लिया भी था और 3 ही साल के लिए उसने दिया भी था, तो 3 साल बाद यह इससे पैसे मांगेगा और इसको रिटर्न करेगा। जो कमिटमेंट इसका है इसको पूरा करेगा, जो साधारण ब्याज के हिसाब से है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसने प्राप्त किया, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसका बेनिफिट वह खुद अर्न कर लेगा। यहाँ पर ब्याज की जो जिम्मेदारी होगी 11% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए अगर देखा जाए तो 33% की बन जाएगी। कितना? 33% की, क्योंकि आप सबको पता है कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। जबकि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 10% को अगर हम क्रमिक रूप से बढ़ाएं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्रमिक इंक्रीज होता है, तो 10% को हम 1/10 जानते हैं। 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ, 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ, 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ, मतलब 1000 से यह डेटा 1331 हो गया। 1331 हो गया तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, दशमलव लगा दे, 33.1% का इंक्रीज, अर्थात इतने का ब्याज दिखा। इन दोनों ब्याजों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1% का है। 0.1% अगर हम 8 लाख में लगाएंगे तो यही डिफरेंस यहाँ पर सही आंसर आपको दे देगा। तो हम लिखेंगे 0.1% जो है, देखिए 2 चीज़, पहले तो परसेंट हटाएं, नीचे 2 जीरो आएगा, फिर डेसिमल हटा दें, 1 जीरो और आएगा। और यहाँ पर आपके पास 8 लाख था, 8 लाख में आप देख पा रहे हैं 5 जीरो होता है, 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब कुल 800 रुपये का बेनिफिट उसे पूरे इस तामझाम में जो पूरा वो प्रोसेस फॉलो किया था उसमें होने वाला है। जो सवाल का सही आंसर पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है, 800 रुपये का बेनिफिट यहाँ पर इस सवाल का सही सोल्यूशन आपको सामने दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ये आपको 3D का क्वेश्चन दिया है कि आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के ठोस बेलन, कोई बेलन था, को पिघलाकर गलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ गोलों के रूप में दिया गया। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कुल कितने गोले बनेंगे? सवाल ये भी हम लोग डिस्कस करते थे। मैंने आपको बार बार कहा, जब 3D ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एक वस्तु है, उसको पिघलाकर गलाकर आप नई शेप का कोई अनदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें सवाल में एक और विविधता दिया कि यहाँ पर 2 उसने गोले अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के बनाए हैं। सबसे पहले आपके पास एक बेलन था और इस बेलन की अपनी कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये आधार की त्रिज्या है जो कि 6 है, और ऊंचाई कितना है? 16 है। ये 16 है ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 है। इसको पिघलाया जाएगा तो इसका आयतन होगा πr²h, और इससे हम गोले बना रहे हैं। पहला गोला जो है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है, एक ही गोला है, ये जो पहला है वो एक ही है। इसके बाद यहाँ देखिए इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कुछ छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है बताएं? 3 सेंटीमीटर है। अब इसकी संख्या n है,
लेकिन जोड़ करके यहाँ पर इसके आयतन के बराबर ही आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे भाई गोले का आयतन होता है पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, करेक्ट है। लेकिन त्रिज्या दोनों की अलग अलग, उसी हिसाब से हमको इसको लेकर चलना होगा। मैं लिखूंगा पाई, इसकी त्रिज्या है 6 स्क्वायर गुणे एच मतलब 16 बराबर, इसमें देखिए 4/3 आप पाई कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 6 क्यूब। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना होगा, इसमें संख्या n है, कोई बात नहीं है, हम n को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 का क्यूब, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 6 का क्यूब, प्लस यहाँ पर आपको पता है कि 3 से पहले गुणा हो जाता, क्योंकि 3 से इसलिए गुणा, सॉरी n से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 4/3 n से गुणा है, तो आपको यहाँ पर कितना लिखना होगा 3 क्यूब इंटू n, समझ रहे हैं, 3 क्यूब इंटू n ये रह जाएगा, क्योंकि n का मान ही हमको निकालना है, इन गोलों की संख्या को हमको पता करना है। ठीक, चलिए देखिए जो कैंसिल हो रहा है इससे खत्म हो जा रहा है, 4 चौके 16 होता है, ये भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 36 गुणे 4 144 और गुणे 3 है बराबर, यहाँ पर 216 हो जाएगा, यह 216 हो गया, प्लस 27 इंटू n है। आपको n अर्थात यहाँ पर गोलों की संख्या जो छोटी त्रिज्या वाले उनको फाइंड करना है। 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 1 के 3 1 432 हो गया, माइनस 216 कर दीजिए बराबर 27 गुणे आप n कर दीजिए। आप n का मान अर्थात गोलों की संख्या निकालेंगे, 12 से 6 6 होता है और 201 1 होता है, 400 दे दो 216 ही हो गया, और 27 से इसको भाग करिए, 27 से भाग करेंगे बराबर n हो गया। 27 देखिए 9 त्रिक 27 होता है, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 3 अठे 24, अर्थात यहाँ पर इसकी संख्या 8 है। ये जो छोटी त्रिज्या वाले जो गोले थे उनकी त्रिज्या कितनी हो, उनकी संख्या कितनी होगी 8 होगी। मतलब कुल ऐसे 8 गोलों का उपयोग करके यहाँ पर इस त्रिज्या वाले गोले बनाए गए थे, तब जाकर के इसको पूरा हम डाइल्यूट कर पाएंगे। आसानी से ऐसे सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं, और आई होप आप सबने किया भी होगा, तो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, 4 अंकों की, ध्यान से देखिएगा, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 5 से विभाज्य नहीं है, जो 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो जो डिजिट्स हैं, नंबर से, उन्हें रिपीट किया जा सकता है, उनको हम रिपीट कर सकते, दोहरा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। सबसे बड़ी संख्याओं की बात किया जाए, 4 अंक की, ध्यान से देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो सब किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिख देने से प्राप्त हो जाता है। 9999 सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंक की। सवाल में कहा 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 5 से विभाज्य नहीं है, जो डिविजिबल नहीं है 5 से। एक बात मैं आपको बता दूं कि शुरुआत कहां से होगी 4 अंक की संख्या की। भाई अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन सबसे छोटी संख्या अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तभी तो हम काउंट कर पाएंगे कुल कितनी संख्या होती है। स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या 1000 होती है, करेक्ट है, 1000 होती है। 1000 स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट 9999 है। पहले एक गैप देखिए कितनी संख्याएं टोटल हैं। अगर हमें एक सीक्वेंस दिया जाए उसमें हमें काउंट करना है कुल कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो हम पहले पहली संख्या को अंतिम संख्या से घटाएं। 9 आया, 9 आया, 9 आया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे हम इसमें घटाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, करेक्ट है। हम लोग 1000 घटाते हैं तो 8999 हो गया। इसमें हमको 1 जोड़ देना चाहिए, 1 जोड़ने से हमारा 9000। कभी भी आपको ऐसा कोई क्रम दिया जाए जहाँ पर संख्याएं या जो ग्रुप में टर्म्स हैं वो क्रमिक हो, सीक्वेंशियल हो, तो आप अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा करके 1 जोड़ देंगे तो आपको टोटल टर्म, टोटल डिजिट कंफर्म हो जाते हैं, कुल कितने नंबर्स होंगे। ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से विभाज्य हैं, उनको पता करना है। इसके लिए हम लोग देखिए 5 से अगर हम विभाज्य निकालना चाहते हैं, 5 से विभाज्य अगर निकालेंगे तो 9000 को हम 5 से भाग कर दें। 5 से भाग करिए, 9000 को 5 से भाग किया, 5 1 के 5, 5 8 40, ये 1800 हो गया। ये 5 से विभाज्य है, बट हमको क्या फाइंड करना, जो 5 से विभाज्य नहीं है। इसके लिए टोटल संख्या 9000 है, 9000 में से हम 1800 घटा देते हैं तो 7200 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से जो विभाज्य नहीं, उन संख्याओं की बात यहाँ पर करें तो चौथे ऑप्शन में आपको संख्याएं दिखेंगी। ऐसे जब भी सवाल आपको दिखे पहले आप उस ग्रुप के सभी संख्याओं को निकालिए। जैसे हमसे कहा गया 4 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो मैं 4 अंकों की सबसे सारी संख्याओं को पता करने के लिए सबसे छोटी संख्या लिया, सबसे बड़ी संख्या लिया, और एक सीक्वेंस बन गया। जैसे 1000, 1001, 1002, ये सारी संख्याएं क्या हैं, 4 अंक की हैं। कितनी कुल संख्याएं होंगी, इसके लिए अंतिम से पहले को घटाकर 1 जोड़ दिया। उन संख्याओं को जो 5 से विभाज्य है, इसके लिए 5 से इसको भाग किया तो 1800 आया। जो 5 से विभाज्य नहीं है, टोटल 9000 से घटा दिया तो 7200 इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है अवेलेबल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
अगला सवाल तो बहुत ओरल हो गया, जो एकदम जनरल फार्मूला है, हालांकि फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड है और इसको हमें लिखना है किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी ध्यान से देखिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में लिखना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। करेक्ट है। दूसरी तरफ अगर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो 18/5 से करेंगे। हम लिखेंगे 50 × 18/5। 5 से डिवाइड करिए 10 बार, 18 धाम में 180। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 180 आप लोग को लगाना पड़ेगा। बहुत ओरल सवाल था, इसको आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। उसी के आधार पर इस कैलकुलेशन को किया गया है। अगला सवाल, समांतर श्रेणी है, क्या है पढ़िए। 5 है, हाँ 9 है, 13 है, स्वान के कितने पद लेने होंगे कि उनका योग 860 हो जाए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का जो सम है, ठीक है, 860 हमें लेना है, 860 बनाना है। 860 बनाने के लिए इसके कुल कितने पद लेने होंगे, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। कुल कितने पद लेने होंगे जिससे कि इसका जोड़ कितना हो जाए, यहाँ पर 860 हो जाए। तो इसके लिए हम जैसे सूत्र लगाएं, जो टर्म होता है समांतर श्रेणी में, आप सबको पता है कि पद जो होते हैं समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो पदों में अंतर समान रहता है। हमको पहला पद दिख रहा है 5, कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है 9 से 5 घटाएं 4 है। सम का रूल होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये होता है नियम। ठीक है, हमें निकालना है पदों की संख्या। तो हम क्या करें, Sn की जगह लिखे 860, जो यहाँ पर लिखा है देखिए ध्यान से, आपके सामने है। बराबर n नहीं पता है, n/2 किया, और 2 गुणे हमने लिखा 5, प्लस n नहीं पता, n-1 × d किया, तो कितना है 4। यहाँ से करने पे थोड़ा सा डाउट बनेगा, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण की तरह आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन का भी सहारा ले लेंगे, थोड़ा सा सेंस लगा देंगे, तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें उतनी समस्या आपको नहीं फेस करने को होगी। देखिए ध्यान से क्या करना है, जैसे इसका इससे गुणा कर दें। हाँ, पहले देखिए इसको गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 1 17, बराबर यहाँ पर n है और ये 10 हो गया, प्लस 4n है, -4 है। ठीक है, अभी आप इसको 1720 ही रहने दीजिए, बराबर आपका n रहेगा, 10 में से 4 निकलेगा 6 + 4n हो गया। ठीक है, 6 + 4n हो गया। अभी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 1720 बराबर, यहाँ से क्या कर लीजिए 6n + 4n² हो गया। मतलब अपने पास स्थिति है 4n² + 6n - 1720 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण की तरह बनकर सामने आ रहा है। द्विघात समीकरण की तरह बनकर तो आ रहा है, बट हम इसको कैसे जस्टिफाई करें, हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर आंसर यही होगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस का भी सहारा लेना हो सकता है, और ऑप्शंस पर भी जाकर के हम निर्धारित ऐसे सवालों को आराम से कर देते हैं। जैसे कभी कभी हम जरूरी नहीं कि यहाँ पर इस पूरे पैटर्न को फॉलो करें, हम रख करके भी देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर रखना हुआ, सपोज करिए हमने कोई भी डिजिट रखा, मान लीजिए 32 रखा, हमने लिखा 32। अब भाई अगर हम कुल पद यहाँ पर 32 मान लें कि सभी पद मिलाकर 32 है, या कोई भी, जैसे आप छोटे पद से शुरू करिए, मान लीजिए हमने लिखा पदों की संख्या 20। ध्यान देखिएगा, पदों की संख्या अगर हमने 20 लिया तो हम लिखें 20/2 2a, 2 गुणे 5 + n-1 तो 19 हो जाएगा, गुणे डी मतलब आपका 4 हो जाएगा। तो 20/2 10 हो गया, यहाँ पर 10 और 19 हो के 76 हो गया, 76 10 86 हो गया, और 86 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 860 हो जाएगा। देखिए यहीं से कंफर्म हो जा रहा है, इसी से उत्तर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ से भी हम जाकर के आंसर कर सकते हैं द्विघात समीकरण से। कैसे, द्विघात समीकरण में आप सबको पता है कि यहाँ पर एक और लेवल पे इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा 4 से या 2 से हम काट सकते हैं। उसके बाद जो द्विघात समीकरण का नियम होता है उसको फॉलो करके आंसर हम बता देंगे। थोड़ा समय लेगा, लेकिन आंसर तो आ ही जाएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शंस पर जाना इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन हो जाएगा, या एक लेवल पर आकर आप सोल्यूशन पर पहुंचिए, उसके बाद रख करके टर्म को डिसाइड करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके चेक करके आप आंसर पर जाइए, और ज़्यादा परफेक्शन आपको देगा। सवाल का उत्तर आपके सामने है, जो कि 20 है। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले सवाल पर देखिए, आसान सवाल था आपका, परसेंटेज का क्वेश्चन था। यदि किसी संख्या का 43% 516 है, न्यूमेरिकल चेक कर रहा है, तो उसी संख्या का 69% क्या होगा। 43% का मान आपका 516 है, आपसे पूछा है 69% सेम नंबर का हमको बताना है। तो आप चेक करिए, देखिए कैंसिल करने की स्थिति में क्या आ रहा है। 43 से मेरे ख्याल से एक बार जाएगा, 43 होगा, 8 51, 43 दूना 86 होता है, 12 बार जाएगा, 12 9 108 होता है, 8 हो गया, कैरी 10 हुआ, 12 छंगे 72, 72 10 कितना होता है 82।
तो 828 है, जो कि देखिए चौथे ऑप्शन में आपको सामने दिख रहा है। चौथा ऑप्शन 828 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। संख्या भी पूछ सकता था तो 100% आपका 1200 हो जाता, वो भी आपसे क्वेश्चन कर सकता था। अगला सवाल देखिए, एक मैदान समचतुर्भुज के आकार का है, रोम्बस जिसे कहते हैं, जनरली ऐसे बना लेते हैं हम लोग रोम्बस। देखिए रोम्बस आप सबको पता ही होगा, फिर भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए रोम्बस है, हाँ रोम्बस के बारे में इतना आइडिया हम लोग को है। और इसका एक सवाल भी आया था किसी, शायद ग्रुप सी में आया था, आसान था। वहाँ पर तो शायद भुजा प्रत्येक दी गई थी या परिधि दी गई थी और एक डायगोनल दिया था और क्षेत्रफल पूछा था। मैदान समचतुर्भुज के आकार का है, सभी भुजाएं इक्वल हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ 90-90 बनता है और ए इसके बराबर होता है, ए इसके बराबर होता है। यह समचतुर्भुज की स्थिति होती है। मैदान समचतुर्भुज के आकार है जिसका परिमाप, उसमें भी परिमाप दिया, इसमें भी परिमाप दिया है। पेरीमीटर इसको 4 × a होता है, मतलब सभी भुजाओं को अगर आप a मान लीजिए तो पेरीमीटर 4a हो गया। 4a बराबर आपको दिया कितना बताएं, 4a बराबर आपका दिया है 292, अर्थात a का मान कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 12 = 73 हो गया। 73 यहाँ पर सभी भुजाएं हो गई। अब 73 अगर सभी भुजाएं, तो इसने कहा इसका एक विकर्ण 110 है। एक विकर्ण 110 है, अगर ये पूरा 110 है तो निश्चित तौर पर यह 55 होगा, ये भी 55 होगा। अब हमसे सवाल में कहा है कि मैदान ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बता रहा है, जिसका मतलब हमें चाहिए एरिया। क्या चाहिए, एरिया। हमें घास लगवाना है तो पूरे सरफेस कवर करना है। एरिया बराबर 1/2 d1 × d2 होता है, d1 × d2 होता है। तो ऐसे केस में हम लोग को एक d1 तो 110 पता है, d2 निकालना है। और हम सबको पता है कि यह 90 डिग्री है, 55 है और यह लेंथ आपकी 73 आ गई, 73। अब हमको इस लेंथ को पता करना है। यह लेंथ पाइथागोरस के हिसाब से आएगी और उसका डबल करना होगा। सबसे पहले यहाँ से जो लेंथ आएगी, इसका जब डबल करेंगे तब जाकर के दूसरा विकर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा विकर्ण देखिए हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे, इसको सोचेंगे, देखिए कैसे निकल करके सामने आएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा तो कन्फर्म होगा। जैसे हम आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से भी लेकर चलते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले अगर इंटरसेक्शन ओ पर हो रहा है तो ओ बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर यहाँ लिख देता हूँ, तब बाद में एरिया की तरफ चलेंगे। ये एरिया का सूत्र होता है, पहले हम लोग इस विकर्ण की बात करें। ओ बी बराबर √73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, भाई पाइथागोरस के नियम के हिसाब से। अब आपको नहीं आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a + b a - b होता है। अगर हम एक बार जोड़ते हैं, 5 3 8 हो गया, 7 5 12 128 हो गया। गुणे घटाते 13 से 5 8 होता है, 6 से 5 1 18 हो गया। ठीक है, अभी इसका थोड़ा फैक्टराइजेशन करें, वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। फैक्टराइज देखिए, 2 की पावर कितना होता है, 7 होता है। ये 2 की पावर 7 हो गया और यहाँ से 2 की पावर 1 आएगा और यह 3 की पावर 2 होगा, मतलब 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 4 निकलेगा, 16 हो जाएगा। भाई यहाँ से अगर वर्गमूल करिए तो 2 की पावर 8 है और 8 के हिसाब से अगर वर्गमूल करें तो 2 के 4 पेयर बनेंगे, तो 16 गुणे आपका 3 हो गया। 16 गुणे 3 कितना होता है, 48। मतलब एक लेंथ यहाँ 48 है, तो यह पूरा आपका 48 48 96 हो जाएगा। अर्थात जो एरिया होगा, एरिया 1/2 110 गुणे आपका 96। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 8 से यहाँ पर रेट है ना, तो मतलब घास लगवाना है, उसके लिए हम 8 से और गुणा कर दें। 2 से इसको डिवाइड कर दे, 4 बार गया। ठीक है, 4 से इसको गुणा करिए, देखिए 4 6 24, 4 9 36, 36 2 38। उसके बाद यहाँ पर 110 है, 1 शून्य हो गया, 11 चौके 44 होता है, कैरी 4, 11 8 88, 88 4 92, 2 हासिल 9, 11 3 33, 9 कितना होता है 42, 42,240 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। पूरे घास लगवाने का जो खर्च आ रहा है वो 42,000 आपका 240 रुपये टोटल बनकर आ रहा है। तो इस हिसाब से इस सवाल का उत्तर देखिए, वहाँ पर भी सवाल था ग्रुप सी में, लेकिन वही है ना कि एक ही सवाल को कितना घुमाकर कन्फ्यूज करके तब बनाया जा सकता है। आप लोग इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए, ग्रुप सी का भी सोल्यूशन मैंने कराया, तो उस पर भी आप जाएंगे तो आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी की आयु में 2:3 का अनुपात है और ए और सी की आयु में 8-9 का अनुपात है, तो बी और सी की आयु में, वो आसान सवाल हो गया। यहाँ पर जब भी कभी जैसे 3 पर्सन है, आप देख पा रहे हैं, ए है, बी है, सी है, एक रिलेशन ए और बी का दिया है और दूसरा रिलेशन ए और सी का दिया है। ऐसे में हमसे बी और सी का रिलेशन पूछ रहा है, तो अब ध्यान से देखिए, ऐसे सवालों में जो टर्म दोनों में इन्वॉल्व है उसको बीच में रखा करिए। ए को बी किनारे कर दिया, सी किनारे कर दिया, करेक्ट है। अब देखिए सवाल में क्या है, कहा है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, मतलब ए 2 है तो बी 3 है। ए और सी का रेशियो 8-9 है, तो यह 8 है, तो यह कितना है 9 है। ऐसे में जो बीच में होता है उसे हमें इक्वल करना पड़ता है। इक्वल कैसे होगा,
आप इसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो यह 8 हो जाएगा, बराबर हो गया। मतलब स्थिति ये हो गई कि 4 से गुणा करिए, यह 12 हो गया, यह 8 हो गया और यह 9 ही रहेगा। तो 12 8 9 का रिलेशन होगा, लेकिन इस हिसाब से देखिए तो 8 12 9 का रिलेशन है। हमसे सवाल में क्या बोला है, बी और सी का अनुपात। तो बी 12 है, 9 सी है, तो थोड़ा कट भी जाएगा, 3 तिया 9 होता है और 3 चौके 12, 4 3 का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इस सवाल का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझते चलिए, कंफर्म करते चलिए, जिससे कि हम लोग कनेक्ट रहे। आगे बढ़ता हूँ। ताश के 52 पत्ते हैं, इन गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, इस पत्ते के इक्का अथवा पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। इक्का अथवा पान के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। पहले तो आपको मैं बता दूं, कोई भी ताश की गड्डी होगी तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, 26 पार्ट्स में बटे होते हैं। 26 ब्लैक होता है, 26 रेड स्वीट होता है, दो प्रकार के होते हैं। 26 को भी दो दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, 13 में और 13 में। इसमें भी 13 और 13 की बात होगी, करेक्ट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्येक 13 की बात करें तो हर 13 में 3 फेस होंगे, जिसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। बाकी सारे नंबर्ड कार्ड होते हैं, एस से लेकर के 9 तक। इसी प्रकार से सब में होगा, सब में होगा, सब में होगा। अब हमसे कहा है कि जो पत्ता हम निकाल रहे हैं उस पत्ते को इक्का मतलब एस, तो यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो 4 तो इक्का हो गया, 4 इक्का हो गया, करेक्ट है। पूरी देखिए, प्रोबेबिलिटी का अर्थ ही होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। टोटल तो कन्फर्म है कि 52 हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे फेवर में कौन कौन है इसको सोचने के लिए इक्का हमने 4 देखा। इक्के के बाद हमारे बात आती है किसकी, पान की। अब जो पान की पत्ती होती है कोई इसमें एक, जैसे आप जानते हैं कि यह क्लब स्पेड होता है अगर ब्लैक है, हार्ट एंड डायमंड होता है, तो आपको पता है हार्ट जो पत्ता होता है पान का पत्ता होता है। और उस हार्ट की बात अगर करें तो पूरा का पूरा हार्ट जो होगा आपका, वो किसका हो जाएगा बताइए, वो आपका पान होगा, जो कि 13 की संख्या में है। बट इसमें से एक ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जो एक पत्ता आप ले चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा, 12 ए बचा और 4 ए, तो 12 4 कितना हो गया, 16। 16 बटे कितना कर दे, 52, 16 बटे 52 कर दिया, तो 4 चौके 16, 4 बार 13 52, तो 4 अनुपाते कितना हो जाएगा, 13। इस सवाल का सही उत्तर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स होगा। तो आपने देखा कि सभी ये 13 पत्ते पान के ही हैं, जो आपके हार्ट वाले पत्ते होते हैं, दिल वाले जिसको बनते हैं, ते हार्ट सभी 13 मिलकर पान के पत्ते होते हैं, जिसमें से एक इक्का आप ऑलरेडी ले चुके हैं, एक इक्का ले चुके हैं, तो उस 13 में से एक घटाइए तो 12 है, 3 ए हो गए, मतलब यहाँ पर इसको तो पूरा लेना ही होगा, 4 12 4 कितना हो गया, 16, तो 16 डिवाइड बाई आपका 52 हो गया। प्रोबेबिलिटी यही होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए। तो सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है, जो कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर करेक्ट बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। यदि उसके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 182 है तथा उनमें से एक संख्या 42 है, दूसरी संख्या आपको बतानी। बहुत आसानी से देखिए, लेकिन है क्वेश्चन घुमाऊ, थोड़ा समझेंगे तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर यही बनाता हूँ, एलसीएम लिखता हूँ और एचसीएफ लिखता हूँ। मैंने इस तरह के सवाल क्लास में कराए हैं कई बार, अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर किए होंगे, पहले समझिएगा। मैंने कहा कि एलसीएम एचसीएफ का 12 है, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 12 है, ये इनका रेशियो हो गया, करेक्ट है। इन्हीं का योग भी दिया है, तो अगर हमें दो पदों का अनुपात पता है, उनका योग पता है, तो उन पदों को निकालना मेरे लिए बहुत आसान होगा। ऐसे में अनुपाती पदों का योग करिए, 13 हुआ, 13 बराबर 182 कर दिया, 1 बराबर 13 1 के 13, 5 13 चौके 52, 1 बराबर 14, तो एचसीएफ का मान 14 हो गया और एलसीएम का मान 12 गुणे 14 हो गया, ठीक है। ए एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा, करेक्ट है। ये दोनों समझ गए। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, एक संख्या उनमें से 42 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। आपने सुना होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक संख्या इसमें 42 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। एलसीएम देखिए मैंने कितना लिखा, 12 गुणे 14, 12 गुणे 14। एचसीएफ कितना है, 14 ही है, तभी देखिए 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होता है, 3 चौके 12 होता है, 14 चौके 56 होता है। तो 56 मतलब दूसरी संख्या, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। राइट सोल्यूशन 56 56 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, और आप अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत बढ़िया से इसकी कनेक्टिविटी आपने देखा होगा कैसे इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज, हाँ कि आसन, आसन मतलब जुड़ी हुई साथ में लगी हुई भुजाओं की माप
15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 15 और 10 सेंटीमीटर है। यदि 15 सेंटीमीटर माप की भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर माप की भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमने बात किया समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज देखिए यही होता है, ये होता है। इसमें विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। ये देखिए इसके समान तथा समांतर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब भी किसी भुजा को हम बेस मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसको बेस माना, तो इसके बीच की दूरी और इस बेस का जो प्रोडक्ट होता है वही इसका क्षेत्रफल होता है। इसका एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपने इसको बेस माना है तो इसको हाइट लेना पड़ेगा, और अगर आपने इसको बेस माना है तो इसको हाइट लेना पड़ेगा। अब दोनों भुजाओं की बात करिए, देखिए कैसे दिया है। आसन भुजाएं 15 और 10 हैं, तो एक भुजा बड़ी वाली 15 है और छोटी वाली कितनी है? 10 है। सवाल में कहा है यदि 15 सेंटीमीटर भुजाओं के माप के बीच की दूरी 6 है, मतलब यह दूरी कितनी है? 6 है, तो 10 सेंटीमीटर माप के भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है, जो मान लीजिए x है। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया, अगर आपने इसको बेस माना है 15 तो ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी? 6 बराबर। अगर आपने इसको बेस माना है 10 तो दूरी कितनी लेनी पड़ेगी? x। ठीक है, 5 दूना 10 होता है, 5 तियां 15 होता है, 2 तियां 6 होता है, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 9 सेंटीमीटर की दूरी उनकी छोटी भुजाओं के बीच में होगी। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 6 है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी। अगले सवाल पर आइए। एक दुकानदार ने ₹4 के 6 की दर से केले खरीदे, मतलब ₹4 में 6 केले खरीदे, और ₹6 की 4 की दर से बेचा। उसका काम ही बेचना है, खरीदना है, जिससे लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे सवालों के लिए एक ही पैटर्न सबसे बेहतर होता है, लिखा करिए संख्या, लिखा करिए दाम, और यहाँ पर पहले सीपी को टारगेट करिए, फिर एसपी को, और उद्देश्य रखिए कि संख्या बराबर कर दें। संख्या बराबर हो गई तो तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती है। उसने क्या किया? 6 खरीदा था ₹4 में, फिर उसने बेचना शुरू किया। देखिए कैसे, 4 बेचा ₹6 में, यही है ना। अब ऐसे में देखिए हम संख्या को, दाम को बहुत अच्छे से समझें। अब ऊपर नीचे जो भी पॉसिबल हो काट भी सकते हैं, 2 तियां 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तियां 6। हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है कि संख्या को बराबर कर दें। क्या कर दें? संख्या को बराबर कर दें। संख्या को देखिए तभी बराबर कर सकते हैं जब हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट दोनों में करें। जैसे यहाँ पर संख्या 3 है, यहाँ 2 है, तो हम डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते, इसलिए तो हो ही नहीं पा रहा था। अभी हम लोग को क्या करना है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 तियां 6 हो जाएगा। इसमें 3 से कर दें, 3 कहाँ से? यहाँ से आया, 2 यहाँ से गया, 3 दूना 6। देखिए संख्या बराबर हुआ। अब संख्या बराबर के बाद दाम की बात करें तो यह 4 हुआ और यह 9 हुआ। मतलब स्थिति ये हो गई कि 4 में खरीद कर आप 9 में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? यस। कितने का हो रहा? बोलिए 5 का। किस पर हो रहा है? 4 पर। तो लाभ हमेशा, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है। तो जो आपका लाभ प्रतिशत है वो तो साफ साफ दिख रहा है, 5 गुणे लाभ का मान गुणे 100 बटे सीपी। सीपी 4 है, 4 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? 25। 25 पंचे कितना आएगा? 125% का लाभ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सवाल के लिए सही उत्तर 125% का लाभ, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। सही हल आपके सामने है। आगे देखिएगा, ये भी सवाल बड़ा अच्छा सा आपकी परम्यूटेशन कम्बिनेशन से रिलेट करता है। एक वर्ड लिखा है र्यूमर, RUMOUR। शब्द के वर्ड मतलब आपका होता है क्या? वर्ड मतलब आपका एक तरह से इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स, हाँ आप द वर्ड्स, एक वॉवेल्स है एंड लेटर्स आप वर्ड कह सकते हैं। वर्डों को अलग अलग कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए समस्या इसमें क्या होती है कि जब हमारे पास ऐसे कोई शब्द, जैसे इलाहाबाद शब्द यूज करके हम उनके लेटर्स का उपयोग करके कितने नए नए शब्द बना सकते हैं। पहले आप गिना करिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो शब्द बन सकते थे 6 फैक्टोरियल। बट हमको पता है कुछ शब्द रिपीटेड है, जैसे देखा करिए आप, जैसे आर देखिए, आर 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। यू एक ही बार, यू भी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। बाकी सब एक एक ही बार है, तो उसको लिखना ना लिखना बेकार है। हम लिखने को एक फैक्ट, जैसे नियम ही होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो टर्म रिपीट कर रहा है उसके कितने फैक्टोरियल बनते हैं उसे डिवाइड करना पड़ेगा। किसी का फैक्टोरियल मतलब आप समझते हैं, जैसे अगर 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये होता है। तो इसको लिखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। नीचे आप देख ही रहे हैं 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और अगला 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, 2 गुणे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 दूना 4 सीधा सीधा देखिए इससे खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए क्या है, 3 दूना 6 है, 6 पंचे 30, छक्के 180। टोटल कितने बन रहे हैं? 180 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको कन्फर्म हो गया होगा
180 टोटल यहाँ पर लेटर्स आप बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। राजन ने बस द्वारा, सवाल देखिएगा, चाल दूरी समय का बढ़िया है। बस द्वारा 35 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। 35 मिनट में मतलब एक टाइम उसने लगाया 35 मिनट और दूरी कितना तय किया, 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। बस से उतरने के बाद उसने 25 मिनट तक विश्राम किया। आया मतलब जब उतरा तो 25 मिनट तक रुक गया। फिर उसने टैक्सी की और 1 घंटा 5 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होती है? औसत गति जो होती है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही होता है नियम औसत गति को निकालने का। ध्यान सुनिएगा, जब वह जा रहा था राजन, तो बस से कितना डिस्टेंस तय किया बताइए? बस से उसने 20 किलोमीटर तय किया है 35 मिनट में। तो चाल जो होती है, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो समय तो पता ही है, 35 मिनट कवर किया है 20 किलोमीटर में, आप देख ही पा रहे हैं। दूसरी तरफ उसने 25 मिनट तक विश्राम किया। इसके बाद 1 घंटा 5 मिनट में उसने 30 किलोमीटर की दूरी टैक्सी द्वारा तय किया था। अब यही हमको निर्धारित करना है कि यहाँ पर कैसे हम इसको प्लान कर पाएंगे, कैसे हम लोग सोच पाएंगे इस तरह के सवाल को, इस तरह की प्लानिंग को। देखिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम की बात है यहाँ पर। तो टाइम तो चलो हम लोग निकाल दें, टाइम की बात करो तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कितना, बताइए, समझिएगा। 35 मिनट को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 35/60, ठीक है। 5 सते 35 होता है, 5 चौके 20 होता है, 7/4 हो गया, सही है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिनट को घंटे में लिखने के लिए, 5 से कर रहे हैं ना, ये देखिए हम जो पहला 35 मिनट लगा था, तो 35 को क्या कर दें, 35/60, 5 सते 35, 5 बरहम में 60, इस 7/12 घंटे लगा था यहाँ पर, ठीक है, 7/12 लगा था। दूसरे की बात किया जाए तो 25 मिनट विश्राम किया था, तो 25/60 कर दिया। तीसरे की बात अगर किया जाए तो 1 घंटा 5 मिनट है, 1 घंटे 5 मिनट का मतलब होता है 65/60, 65/60 ना। सारे के सारे टाइम्स को हमने किस में, घंटे में कन्वर्ट किया। और कुल दूरियों की बात किया तो दूरी देखिए अपनी कितनी कितनी है। दूरी सबसे पहले जो तय हुई है कितना, पहली दूरी जो है 20 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी देखिए 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद ध्यान से देखती जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, अगली दूरी देखिए कितना है, 30 मिनट। बाकी तो विश्राम किया था, दूरी तो तय नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नीचे, यहाँ पर अपने पास स्थिति क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख कर चलिए, 35/60 है प्लस 25/60 है प्लस 65/60 है, करेक्ट है, ये है। तो हम सबके नीचे 60 देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे रहने दीजिए 50, और इस 60 को ऊपर लेके चले जाएं 60। नीचे देखिए, इनको जोड़िए, 30 20 50, 60 हो गया, 60 और 50 65, 125 हो गया, 125 हो गया, सही है, बढ़िया सवाल था। देखिए अब इसको थोड़ा हल कर डालिए, 25 पंचे 125 होता है, 25 दूना 50 होता है, 5 से डिवाइड करिए 12, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि एवरेज हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया सवाल था, देखिए कोई खास बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं था और थोड़ा सा ध्यान भी देने की जरूरत थी। तो इस तरह का सवाल आप लोग देखिए फेस करिए, आगे की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट बनकर सामने मिलेगा आपको। अगले सवाल पर आइए, सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली एक संख्या है कि अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की कोई संख्या जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। यदि संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, अंकों के स्थान को परस्पर हम चेंज कर देते हैं, तो दी गई संख्या में 18 की वृद्धि हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। बढ़िया सवाल देखिए, इस तरह का सवाल तो ओरल हम लोग जा सकते हैं। ऐसा कि सवाल आपको उसमें देखा होगा, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना ड्राइवर वाली, उसमें ग्रुप डी वाली परीक्षा, हालांकि उसका लेवल लो था लेकिन फिर भी अच्छा ही था, ऐसा नहीं था। 2 अंकों की कोई संख्या होती है तो उसे हम 10x + y के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर x होता है 10th डिजिट दहाई का मान, y होता है इकाई का मान यूनिट डिजिट। सवाल कहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, ठीक है, जो अंक है जुड़कर 8 है। अंकों के स्थान बदल देने से दी गई संख्या में 18 की वृद्धि। ओरल करिए इसको, इधर उधर में मत सोचिए। आपसे संख्या ही पूछा है तो सभी संख्या के अंकों का जोड़ देखिए, 7 1 8, 5 3 8, 6 2 8, 35 मतलब 3 5 8। ऑप्शन से चलिए, जैसे हमने 17 लिया, ठीक है, अंकों, अगर इसको जोड़ दें 71, अंकों को पलटे 71, तो लिखा है अंकों के स्थान बदल देने से तो दी हुई संख्या से 18 वृद्धि। क्या 18 बड़ा है? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं काम करेगा। 53 लीजिए, 53 से तो घट जाएगा, घट जाएगा तो इसको सोचिए भी मत। 26 है और अगला 62 बनेगा। 26 में 18 जोड़ने से 62 नहीं आएगा, छोड़ दी, तो ले देकर 35 बना। ये 35 है, अगला 53 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 18 का है और बढ़ रहा है,
इसलिए चौथा ऑप्शन 35 इसका राइट सोल्यूशन होगा। तो ऐसे सवाल ऐसे करके देखिए, मतलब पूरे ट्रेडिशन से जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो सवाल का उत्तर इसका कितना हो रहा है 35, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। किसी त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को बढ़ाया गया। यदि B तथा C पर बने को बाह्य कोणों के समद्विभाजक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं और BAC का मान 110 डिग्री आता है तो BPC का मान आपसे पूछा गया है। सवाल देखिए कैसे है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, A है, B है, C, ऐसे हमने बना दिया। त्रिभुज है ABC की भुजाओं AB तथा AC, AB और AC को बढ़ाया गया। अब बढ़ाने के बाद यदि B तथा C पर बने बाह्य कोणों पहले इसको इधर साइड कर दें। यहाँ पर देखो B है और यहाँ पर C है। B तथा C पर बने बाह्य कोणों के समद्विभाजक, बाह्य कोणों का मतलब यह कोण और यह कोण, के समद्विभाजक ऐसे जा करके बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, P पर। ऐसा सवाल भी करा चुका हूँ, P पर मिलते हैं। तो BAC का मान देखो, BAC का मान हम लोग को दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया है। हमसे BPC का मान अर्थात इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। बहुत आसानी से आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और आपको बता देखिए BPC हमेशा देखिए इस टाइप की जब भी कंडीशन आएगी तो मैं आपको बता दूं, एंगल BPC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, यही नियम बनेगा ऐसे में। ठीक है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। 90 से घटाना है किसको, 110/2 को। तो करना है क्या है, 90 माइनस 55 हो जाएगा, घटाइए 10 से 5 5, 8 से 5 3, 35 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन बनकर आएगा, जो यहाँ पर सेट होगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपने लगाया तो इस सवाल के लिए सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आपको आया होगा। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए सवाल क्या है, x इकाई भुजा वाले किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन मतलब क्यूब, क्यूब का पृष्ठीय सरफेस एरिया का व आयतन, आयतन मतलब क्यूब, आयतन मतलब वॉल्यूम, संख्यात्मक रूप में समान है, दोनों इक्वल हैं। जो घन का आयतन है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, x भुजा है उसकी, करेक्ट है। तो अगर कोई घन है क्यूब, ये देखिए घन है, अगर हम घन बना दे रहे हैं, समझते चलिएगा। ठीक है, अगर हमने घन बना दिया इस टाइप से, तो घन की सभी भुजाएं क्या हैं, x हैं, घन की सभी भुजाएं x हैं। अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, तो सरफेस एरिया होता है 6a वर्ग और वॉल्यूम होता है a क्यूब सिंपली। और a की जगह पर x है भुजा की जगह पर, तो हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर बराबर x क्यूब, करेक्ट है। इसकी 2 पावर एक खत्म कर देगा तो x का मान सिंपली 6 ही हो जाएगा, और ये होता भी उसी पर, मतलब भुजाएं 6 ही होंगी। अगर भुजा 6 है तो 6 का उपयोग करके 6 इकाई, 6 गुणे 2 मतलब 12 इकाई और 18 इकाई की भुजाओं वाले एक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब एक घनाभ बनाया गया, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 6, चौड़ाई हो जाएगी 2x है तो 12, और ऊंचाई हो जाएगी क्षेत्रीय 18, ये हो गया। और घनाभ अगर बना है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ना, पढ़ा होगा। 2 गुणे LB 12 छंगे 72, BH 18 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 12 के 12 9 21, 216, और 18 छक्के 108, अगला क्या हो जाएगा 108। इस हिसाब से इसका उत्तर 2 गुणे, इनको जोड़िए, यह 180 हो गया। 216 में 180 जोड़ दीजिए, ठीक है, 108 जोड़ नहीं, ये 216 में 180 करेक्ट तो है, 172 और 108 तो जोड़िए 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया, 8 1 9 2 1 3 96, 396 गुणे 2 है, और 2 छंगे 12, दोनों 18 19, 2 3 6 792, 792 हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया किसी घनाभ का। घनाभ जिसे अब जैसे कमरा है तो कमरे का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL होता है, इस हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग 93 देखते हैं, 93वां क्वेश्चन पार्टनरशिप का शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा कि सवाल में क्या लिखा है, A तथा B ने क्रमशः 1,20,000 तथा 1,45,000 रुपए का निवेश किया, एक व्यापार शुरू कर दिया। 4 महीने के बाद होता क्या है कि B ने 15,000 निकाल दिए, B ने अपने 15,000 मांग लिए, निकाल लिए। 2 और महीने के बाद C ने 1,80,000 के साथ निवेश करना शुरू कर दिया, उनके साथ जुड़ गया। अब कहते हैं कि A के सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभांश में उसकी हिस्सेदारी की अतिरिक्त उसे प्रति माह 4,000 रुपये भी मिले। C के लिए मतलब यहाँ पर, क्योंकि C बहुत पैसे लेकर आया, आप देख पा रहे हैं पैसे का ही मतलब होता है। 1,80,000 लेकर आया था, सक्रिय साझेदार था, काम भी कर रहा था, इसलिए उसको 4,000 रुपये हर महीने उसको सैलरी के रूप में मिल रहे थे।
वर्ष के अंत में सी को 13,500 का लाभांश मिला, तो पूरे वर्ष में ए के हिस्से में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ए को कितना मतलब लाभ मिला, ये हमको बताना है। आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है कैसे है। क्लियर है? चलिए देखता हूँ, अब समझने की कोशिश करिएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास दो साझेदार थे, ए थे और बी थे। ए लगाते हैं 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 लगाते हैं, चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए या ऐसे देख लेते हैं 1,20,000। बी लगाता है 1,45,000, 1,45,000 लगाता है। इस प्रकार से ये लोग अपने व्यापार को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं, चालू करते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 1,20,000 तथा 1,45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने अपने 15,000 रुपये निकाल दिए। 2 और महीने बाद सी 1,80,000 के साथ निवेश करना शुरू कर दिया। अगर हम सी के निवेश की बात करें, आप ध्यान से समझिएगा तो कंफर्म होगा। सी के निवेश की बात करें तो सी जो है 6 महीने तक निवेश किया था, क्योंकि इन लोगों ने तो 4 महीने तक प्रॉपर किया था, 4 महीने तक प्रॉपर किया था, क्योंकि 4 माह बाद आपने देखा था भाई इनका तो चलिए 1,20,000 के हिसाब से 480 हो गया, 480 हो गया। इनका देखा जाए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 0 0 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 2 18, 4 1 के 4, 4 1 5, 580 भी हो गया। इनका ज़्यादा ही हो गया एक तरह से, 580 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इधर इसने 4 महीने के बाद अपने 15,000 निकाल लिए, तब इनके पास जो पैसा हुआ 1,30 ही हो गया। मतलब 1,30,000 ही रुपए यहाँ पर इनका निवेश अब आगे माना जाएगा, जो आगे के व्यापार में इनका हिस्सा होगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखिए क्या स्थिति होती है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमें ए को लेकर के बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ए का निवेश तो प्रॉपर है 1,20,000 के हिसाब से पूरे साल भर के लिए था। बी ने थोड़ा परिवर्तन किया था, जो शुरुआत में 1,45 के हिसाब से निवेश किया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया था, 4 महीने बाद अपने पैसे को निकाल लिया था, वो भी 15,000। तो जितना निकाल लिया, अब उसके बाद जो बचा अगला निवेश वही माना जाएगा। मतलब यह 1,30,000 के हिसाब से इसका अगला निवेश 8 महीने तक कंटिन्यूड होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ए का जो निवेश था, ध्यान से देखिएगा, ए का जो निवेश था वो था 1,20,000, हम 1,20 लिखते हैं, गुणे 12 महीने। जबकि बी के निवेश की बात करा जाए तो बी का निवेश 1,45 गुणे 4 महीने था, प्लस 1,30 था गुणे आपका 8 महीने हो जाएगा। सी इसके 2 महीने बाद आता है। जब यह परिवर्तन हुआ, जब यह बी निकल गया तो उसके 2 माह बाद आता है, मतलब 6 महीने व्यापार हो चुका था। यह 1,80,000 लेकर आता है और 6 महीने तक व्यापार में कंटिन्यूड रहता है। इस प्रकार से तीनों का निवेश फाइनल हो गया। अब हमको एक बात समझना है यहाँ पर, उसको भी क्लियर करिएगा। क्या कि हमको ये समझना है क्या कि जब भी कभी कोई सौदा होता है, व्यापार होता है, उस व्यापार में जो लाभांश बढ़ता है आपके निवेश पर निर्भर करता है। आपने किस इनपुट, किस तरह से लाभ मतलब अपना योगदान दिया था व्यापार में, उसी हिसाब से आपके लाभ का हिस्सा डिसाइड होता है। तो यहाँ पर सबके निवेश फाइनल हो चुके हैं। जैसे ए का निवेश मैंने बता दिया 1,20,000 गुणे 12। अगला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर भाई 1,45 था, 15,000 निकाला तो 1,30 गुणे 8 हो गया। इसी प्रकार से सी का मैंने 1,80,000 गुणे 6 कर दिया। अब लास्ट में पढ़िए, लिखा है ए के सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभांश में उसकी हिस्सेदारी के अतिरिक्त उसे प्रति माह, किसको, सी को मिल रहा है, ए के सक्रिय, अच्छा ए को मिल रहा है, ए के सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभांश में उसे उसकी हिस्सेदारी के अतिरिक्त, जितना उसका हिस्सेदारी, जितना उसका पार्ट है, उसके अतिरिक्त उसे प्रतिमाह 4,000 रुपये और मिल रहे हैं। जैसे कभी होता है किसी व्यापार में कुछ पार्टनर्स होते हैं जो पैसे तो लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे के साथ साथ काम भी करते हैं। जो काम करते हैं उस पैसे को सैलरी के रूप में लेते हैं। तो कहते हैं ना कि अपना हिस्सा पहले तो अपनी वर्किंग के रूप में ले रहा, जो खर्चा है कंपनी का, उसके बाद लाभ बढ़ता है। ये चीज होता है, ये यही करता है कि वह सक्रिय साझेदार होता है, इसलिए उसे हर महीने 4,000 सैलरी के रूप में भी मिलता है। वर्ष के अंत में सी को अगर 13,500 रुपए का लाभ मिला है, तो वर्ष में ए को कितना लाभ मिलेगा, ये हमको निर्धारित करना है। तो पहले हमें इनके निवेश का रेशियो डिसाइड करना है। इनके निवेश का रेशियो क्या डेवलप होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग पहले समझिएगा, तभी चल करके हम लोग इसको निर्धारित कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम तुलनात्मक समझें तो इस कैलकुलेटिव मान अगर देखा जाए तो यह 1,80 गुणे 6 है। अब 1,80 गुणे 6, बाकी आप तुलना देख ही रहे, हमें ए और सी की तुलना ही करनी है बेसिकली। बी का तो कोई रोल यहाँ पर है नहीं वैसे भी। तो 1,80 गुणे 6, 1,80 गुणे 6 का जो मान है वो आपका 13,500 है। तो हम इस समय ए का हिस्सा निकालें जो कि 120 गुणे 12 है। इसका मान देखिए कितना हो जाएगा, तो थोड़ा समझते हैं तो कंफर्म होगा। ठीक है, पहले देख लें कि लाभांश कितना मिल रहा है, फिर सैलरी भी इन्वॉल्व कर देंगे। देखिए 1 शून्य खत्म, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 होता है। ठीक है, 6 दूना 12 होता है।
3 का मान आपको दिया है, 4 का मान निकालना है। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4500 हो गया। 4500 को 4 से गुणा करिए, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18। 18,000 तो लाभांश मिला, 18,000 लाभांश मिला, लेकिन प्लस 4,000 गुणे 12, 12 चौके 48, यहाँ पर 48,000 उसको सैलरी मिली। अब 48,000 सैलरी में अगर 18,000 जोड़ दें तो उसको फाइनली कुल कितना पैसा मिलता है? 3 जीरो ऐसे ही हो गया, 8 8 16 हो गया, 4 1 5 1 6, 66,000 रुपए उसको कुल प्राप्त होगा। यहाँ पर एक तामझाम जो बी को लेकर के था ना, इसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए था सवाल की शुरुआत में ही, क्योंकि बी आया गया उसका कोई रोल ही नहीं ना इस सवाल में। कनेक्टिविटी में ए और सी ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा करके सवाल का हल सोल्यूशन दे दिया। तो 66,000 रुपये सवाल का सही उत्तर है, जो कि आसानी से आप लोग बता सकते थे। सवाल जितना दिखने में बड़ा था उतना ही ईजी था दरअसल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। यदि प्रेक्षण कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं, जिसमें मान क्या क्या है? 16 है, 11 है, 13 है, 19 है, 25 है, k-2 है और 2k + 8 है। कह रहा है का जो माध्य है मतलब मीन वो 15 है। तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका आपको बतानी है। तो माध्यिका तो बता दें, लेकिन उसके लिए पहले हमें इस अननोन को डिसाइड करना होगा जो k-2 है, और इसके लिए k का मान निकालना होगा। माध्य होता है योग बटा संख्या। क्या होता है? योग बटा संख्या। तो माध्य यहाँ है कितना? 15। तो 15 को संख्या से गुणा कर दे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल संख्या है। 15 सत्ते 105 योग हो गया। और इनको सबको जोड़ा तो देखिए, जोड़िए 16 10 26 1 27, 27 13 40, 40 10 50 9 59, 59 हो गया। 59 20, 59 का मतलब 60, 20 80 85 84 हो गया। 84 के बाद 8 में से 2 निकलेगा तो 6 होगा। 84 और 6, 84 6 होता है 90। तो 90 और 2k + k 3k बराबर आपका 105 है। करेक्ट है, सबको जोड़ा और एक बार आप भी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो सही किया हूं मैं। घटा दिया तो 3k = आपका हो जाएगा 15, k का मान हो जाएगा 5। अगर k का मान भाई 5 हो गया तो यह नंबर जो आपका ये लिखा हुआ है क्या? k-5, यह 3 हो जाएगा। और 2 गुणे 5 15 8 23 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे 2 मान आ गए। माध्यिका क्या होती है? बीच का मान होता है। आंकड़े ग्रुप में रहें, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में, और जो बीच में होगा वही माध्यिका है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आंकड़े दिए हैं उसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है, या हम ऐसे ही सिंपल बता दें कि आंकड़े अपने कुल कितने थे? 7, जो कि विषम है। ऐसे में जब माध्यिका निकालनी है तो आपको क्या करना? 7 + 1 8/2 मतलब 4th वैल्यू, चौथा मान ही माध्यिका होगी। कैसे निकलेगा? सबसे पहला मान 3 हो गया, 3 सबसे छोटा है। 3 के बाद आता है, देखिए अगर देखा जाए तो 11 हो गया। हमें चौथा मान निकालना है, दूसरा मान हो गया। 11 के बाद तीसरा मान हो गया। ठीक है, तीसरा मान हो गया। और चौथा मान देखा जाए तो यहाँ पर 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। तो 16 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। और आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लीजिए, सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज हमें बता दें। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? बिंदु है 2 AB और CD के बीच की दूरी। हम सब जानते हैं कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। कोऑर्डिनेट में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसको। AB है और CD है। हम एक को मानेंगे x1 y1 और एक को मानेंगे x2 y2। करेक्ट है। तो नियम क्या होता है? y2 - y1 का होल वर्ग प्लस x2 - x1 का होल वर्ग। ठीक है। अब यहां पर अगर चला जाए तो y2 कितना है? d - b का होल वर्ग। ठीक है, प्लस c - a का होल वर्ग। ठीक, अब इसी को चेक कर लीजिए, देखिए कहीं मिल रहा है। d - b बोले चाहे b - d बोले, बात एक ही है। c - a बोले चाहे a - c बोले, बात एक ही है। उसके लिए चिंता मत करिएगा। a - c का होल वर्ग और b - d का, मतलब मैंने कहा ना, ऑर्डर बदल दिए, कोई फर्क नहीं। आप इसको एकदम ऐसे, क्योंकि अंतर करेंगे, अंतर का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें क्या कि a - c का होल वर्ग प्लस b - d का होल वर्ग, जिसमें कोई फर्क नहीं, मतलब ऑर्डर बदल देने से कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर बन जाएगा। इसको हमें मैच कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। सवाल क्या है? 44 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 6:5 के अनुपात में है। यदि इनमें 6 लीटर दूध डाला जाता है तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी 5:4 का अनुपात पाने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना होगा? ये सवाल है। बढ़िया तो है। 44 लीटर का टोटल मिश्रण था। देखिए ये था 44 लीटर का। सवाल देखिए क्या है?
दूध है और पानी है, मिल्क एंड वाटर है। हाँ, हमसे कहा 6 और 5 का अनुपात है, किस रेशियो में है, 6 और 5 में, 6 और 5 में है। अब अगर हम जोड़े ना तो 6 5 कितना होता है, 11, 11 का मान 44 है, 1 का मान 4 है, इसका मतलब यह मान आपका 24 लीटर है दूध और 4 पंचे 20 लीटर है पानी। करेक्ट है। सवाल में हमसे कहा कि 6 लीटर और दूध डाला जाता है, अगर हम 6 लीटर करेंगे तो यह हो जाएगा 30 लीटर। 30 के बाद हमने कहा कि हमको मिश्रण को 5:4 में बनाना है। ठीक है, इसको 5:4 में बनाना है, तो कितना और पानी मिलाना चाहिए। इसका मतलब आप इसको 5 बनाना चाहते हैं, इसको 4, तो 5 छंगे 30 होता है, 6 चौके 24, आप इसको 24 करना चाहते हैं। 24 करने के लिए आपको उसको 4 लीटर पानी और डालना होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। 4 लीटर पानी और मिलाएंगे तब जाकर के वह जो आप चाहते हैं वो आपका प्राप्त हो पाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं किस पर है, पहले ही ऑप्शन में आपको सही उत्तर के रूप में दिया गया है। अगला सवाल देख लीजिएगा। 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। 2 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी में कम से कम एक पुरुष के सम्मिलित होने की, कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा सारे पुरुष हो जाएं, लेकिन कम से कम एक पुरुष के गठित होने की प्रायिकता क्या होगी। ये सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सा, शानदार सा। पहले तो आप बताइए अगर इस सवाल की हम लोग बात करें तो टोटल अपने पास सदस्य कितने हैं। देखिए 2 मेल हैं और 4 तो फीमेल हैं, टोटल कितने हैं, 6। और आपको बता दूं कि आपको 3 की कमेटी बनानी है, तो 3 की कमेटी अगर 6 में से हम 3 का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी 6C3 होगी, जो कॉम्बिनेशन से जनरेट होती है। 6C3 का रूल आप जानते होंगे, एनसीआर का नियम, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मैंने इसको पढ़ाया भी था, याद होगा आप लोगों को। अब हमारे पास स्थिति क्या है, देखिए ध्यान से, अगर आप लोग मैच कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, ये तो टोटल आउटकम्स हो गया। ठीक है, ये टोटल। अब फेवरेबल क्या है, कम से कम 3 पुरुष हों, सॉरी 1 पुरुष हो, तो कम से कम 1 पुरुष का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी पुरुषों की है सब हो जाए। ठीक है, तो अगर 1 पुरुष होगा तो 2 महिला होंगी, और 2 पुरुष होगा तो 2 महिला होंगी, सॉरी 1 महिला होंगी, तो पुरुष तो 2 ही हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी इसकी बन रही। जैसे हमने कहा कि अगर हम पुरुष लेंगे तो 2C1 करेंगे, 2C1 करा हमने, और 2C1 को हम तब हमने कहा कि महिलाओं में से हमें 2 महिला लेनी पड़ेंगी, तब मिलाकर 3 हुआ, प्लस हमने कहा सभी पुरुष ले लिए, 2C2 कर दिया, तो महिलाएं 4C1 हो जाएंगी, डिवाइड बाई टोटल कितना है, 6C3 है। इसी का सोल्यूशन ही प्रोबेबिलिटी है, ये फेवरेबल है, टोटल है। अब आपको बता दूं, इसका मान आप प्रॉपर हल करिए, क्योंकि देखिए NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही नियम होता है। और उसी पर्पज पर हम इसका जब प्रॉपर सोल्यूशन कर लेंगे, देखिए कितना आता है, सारी चीज़ों को समझिएगा। 2C1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 तो कितना होता है, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही बचा, गुणे कितना कर दें, 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 4 में से 2 निकला, 2 ही फैक्टोरियल हुआ। ये 24 होता है, 4 से भाग करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 4 3 12 दूना 24, और उसको 2 फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा दोनों मिलकर, तो 4 से भाग किया 6 आया। 2C2, अब आप ऐसे समझिए, ये तो बहुत इजी होता है भाई, एक ही बनेगा ना यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 एक ही बना, 1 बना। और 4C1 है तो 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 4 में से 1 निकला, 3 का फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा। नीचे जाएं, इसकी बात करें, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 6 में से 3 निकला, फिर से 3 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 है, और नीचे 3 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 2 होगा, यही होगा। चलिए, एक तो सीधा सीधा 6 खत्म हो जाएगा इससे, और एक 3 खत्म हुआ, एक 2 खत्म हुआ, 5 चौके 20 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 है, 4 है, 12 4 16/20 है, 4 चौके 16 है, 4 पंचे 20 है, तो 4/5 इसका राइट सोल्यूशन होगा, चौथे ऑप्शन में दिया है। इस हिसाब से इसका उत्तर आपने देखा कि सवाल में कराया भी था, अभी मैंने रिसेंट आपको जब परीक्षा की तैयारी में करा रहा था, इससे भी बड़ा पैटर्न उसमें लिया था, लेकिन आया था, इस सवाल को कराया गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका सही उत्तर आपके सामने है, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। सुरेश ने 14,900 की राशि 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, कितने वर्षों के बाद वह धनराशि 17,582 हो जाएगी। प्रिंसिपल आपको दिया है 14,900, ब्याज की दर जो दिया है वो 6% पर एनम दिया है। साधारण ब्याज का ऐसा सवाल ग्रुप सी में भी आया था, लेकिन थोड़ा वो आसान था टर्म में, हालांकि ये भी बहुत टफ नहीं है, ये भी आसानी है। यह पैसा कितना हो जाता है, कितने समय में, समय हम लोगों से पूछा है
17,582, मतलब हमने इतना जमा किया और मुझे इतना मिला। बोलिए ब्याज कितना मिला हो, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात 17,582 से घटा दीजिए 14,900 को, करेक्ट है। 2 हुआ, 8 हुआ, और 15 से 9 6 हुआ, 6 से 4 2 हुआ, 2,682 आपको ब्याज मिल रहा है। नियम क्या होता है कि हम सब ने दर और समय का कॉम्बिनेशन पढ़ा है। दर 6% है और समय हमारा टी है, समय हमारा टी है। हम क्या लिखेंगे, 6/100 गुणे टी बराबर, यहाँ सवाल में 2,682 है, डिवाइड बाई मूलधन कितना है, 14,900 है। एज से खत्म हो गया, ठीक है। बाकी देख लीजिए, यहाँ से 6 से कट रहा होगा, 6 चौके 24 है, 2 और 8, फिर 6 चौके 24 है, 6 सते 42 है। 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 सते 49, 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42, और इस 7 से नहीं कटा ना। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का है, लेकिन इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, 2,682 है ना, यहाँ पर ये जो कैंसिल हो रहा है, 2 हुआ, 8 हुआ, 15 से 9 6 है, 6 से 4 2, 2,682 है, करेक्ट है। 6% हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, जैसे हम लोग को ब्याज मिल गया, प्रिंसिपल 14,900 था, एकदम सही किया है। 6t डिवाइड बाई 100, 2 शून्य खत्म हो गया, 6 से काटा, 6 चौके 24, 2 8, 6 चौके 24 और 4 और 2 होता है, तो 6 सते 42, मतलब यहाँ पर 447, ये भी सही है। नीचे अपना क्या है, 149 है, 7 दूना 14 है, और 7 1 के 7 है, ये गलत था, ठीक है। जो 7 सता 49 मैंने लिख दिया था, ये गलत लिखा था। 7 दूना 14 था और 7 1 के 7 था, करेक्ट है। अब यहाँ पर ये आपके पास कितना हो रहा है, देखिए एक बार फिर से इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसानी से कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने क्या क्या किया था, इस कैलकुलेशन को फिर से मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, डाउट न रहे। 2 0 तो चलो इससे जा ही रहा है, 6 से काटिए, 6 चौके 24 है, 2 8 है, 6 चौके 24 है, 2 8 है, 2 8 है, और उसके बाद फिर 6 चौके 24 है, 6 सते 42 है, 6 दूना 12 है, और सॉरी यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। अच्छा 6 से अभी काटा, अभी मैं 7 से इसको काट रहा हूँ दोनों को। 7 दूना 14 है, और 7 दूना 14, क्योंकि ये 7 से जाएगा नहीं। यहाँ पर अगर इसकी बात किया तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 3 से जा रहा है। 3 9 27 होता है ना, 3 से अगर करिए, 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, 3 1 3, एकदम एग्जैक्टली 3 बार जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। तो सवाल का सही उत्तर आपके सामने क्या है, 3 वर्ष है, और 3 वर्ष इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल बनकर आपके सामने है, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। 18 फुट का ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक ऊंचाई पर टूट गया है। ये भी सवाल मैंने कराया था, मुझे याद है, और अच्छा लगा कि मतलब जो पढ़ाया गया है सब कुछ मिल रहा है सवालों में। 18 फुट का ऊर्ध्वाधर खंभा है जो कुछ ऊंचाई पर टूट गया, और ऊपर का भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। याद है कि नहीं, जहां खंभा टूटा हुआ था वह ऊंचाई भूमि से फुट पर कितनी दूरी पर था, ये हमको बताना था। देखिए एक खंभा, अक्सर पेड़ होते हैं लेकिन यहाँ खंभे की बात है, एक खंभा है। एक खंभे की अपनी प्रॉपर हाइट है जो कि 18 फीट का है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ ऊंचाई पर टूट गया, यहाँ से जाकर टूट गया, और टूट कर जैसे तार नहीं होते पतले पतले तार, लटक जाना होता है, यह भाग आकर ऐसे लटक गया। ये जो इतना हिस्सा था, ये हिस्सा, यही हिस्सा है जो यहाँ पर है, वही सेम टू सेम यहाँ पर आकर लटक गया है, ठीक है। पूरी हाइट 18 थी, लेकिन उसका एक हिस्सा टूट करके यहाँ पर आकर लटक गया है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। खंभा जहां से टूटा है वह ऊंचाई से फुट में हमको बताना है। आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगी चीजें। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पर समकोण बनता है, ठीक है, समकोण बनता है, और यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का कोण मतलब tan 30 लिखिए, tan 30 लिखिए, और यह लेंथ आप कितना बनाएंगे बोलिए। जैसे अगर आप सोचें भाई, अगर देखा जाए तो यह पूरी लेंथ अगर 18 थी, इसको आप यहाँ पर x कह दें, ये लेंथ, ठीक है, यह लेंथ, तो यह 18 माइनस आपकी x हो जाएगी। यह भी आपकी x ही है अगर देखा जाए तो, जो वहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो tan 30 क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं बताया है कि जो उसकी जो है जमीन तल से कितनी दूरी पर है। देखिए लिखा था 18 फुट का खंभा था, कुछ ऊंचाई पर टूट गया, और ऊपर का भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभा जहाँ से टूटा है वह ऊंचाई भूमि से फुट पर हमको बतानी है कितनी फुट की है। तो ऐसे को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिए, समझिए।
तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाए। इसको हम सिमिलरिटी से भी ले जा सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं सारी चीज़ों को। जैसे आप ऐसे ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ पर 30 डिग्री की बात है, इस रिलेशन, इस लेंथ और इस लेंथ का हमें एक रेशियो बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको tan 30 से मतलब इसके साथ रिलेशन की बात आएगी जो बिल्कुल आपको कनेक्ट नहीं करेगा। हमें इस भुजा के बीच के संबंध की तरफ जाना होगा, जो अगर देखा जाए तो यहाँ कोण है तो यह परपेंडिकुलर है, और इसकी बात करा जाए तो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, इसको आप कर्ण कहिए और इसे आप परपेंडिकुलर लंब कहिए। लंब और कर्ण का रिलेशन साइन बताता है। साइन 30 का मान होगा यह लेंथ, जो कि आप लोग ऐसे मान के चलिए कि 18 - x है, मतलब आप परपेंडिकुलर लिखिए और इसको आप लोग यहाँ पर h लिखिए, करेक्ट है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है और यह आपका हाइपोटेन्यूज 2 है। मतलब नियम ये बना कि अगर यह भाग 1 है तो यह भाग 2 होगा। क्यों? क्योंकि यही भाग तो यह है, 1 और 2 का अनुपात है और मिलकर यह 3 है, तो 3 बराबर पूरी लेंथ 18 है, 1 बराबर 6 है। जहां से टूटा है यह लेंथ 6 थी और जितना टूटा है वह लेंथ 12 है। जहां से टूटा है वह लेंथ 6 है और जितना टूटा है वह 12 है, तो 6 इसकी लेंथ हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, राइट सोल्यूशन के तौर पर है, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 100वां है, लास्ट सवाल है इस सेट का। आप लोग ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। 3 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष होते हैं किसी काम को 25 दिन में, जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुषों से कराइए 25 दिन लगेगा और 5 औरतों को इन्वॉल्व करिए 20 दिन लगेगा। 4 पुरुष तथा 6 महिलाओं ने मिलकर काम शुरू किया। 4 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया, 6 दिन काम करते हैं। 2 और पुरुष तथा 2 और महिलाएं काम में जुड़ भी जाते हैं, तो काम अब कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये समझाते हैं। सबसे पहले उसको कंपेयर करिए, पुरुष और महिला को एक साथ तुलना में लाइए। कह रहा 3 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। उसी काम को 5 औरतें उसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, 20 दिन में। अब आप पुरुष और महिला का रेशियो बनाइए। 5 × 5 = 25 है, 5 × 4 = 20 है। 5 5 से कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर पुरुष और महिला का रेशियो है 4:3। मतलब पुरुष अगर क्षमता का, मतलब एक प्रकार से एफिशिएंसी का रेशियो है। पुरुष अगर 1 यूनिट समय में 4 काम करेगा तो महिला कर पाएगी 3 काम, करेक्ट है। अब आगे सवाल पर आइए। सवाल में कहा है, पढ़िए ध्यान देखिएगा, मतलब ये तो हमें टोटल वर्क पता ही है कि 3 पुरुष मिलते हैं तो 25 दिन में कर लेते हैं, चाहे महिलाओं को पकड़ लीजिए चाहे पुरुषों को, काम तो निर्धारित ही है। अब कहा गया कि 4 पुरुष मेन, ठीक है, तथा मतलब प्लस 6 महिलाएं मिलकर उस काम को शुरू करती हैं और उन लोगों ने 6 दिन तक काम भी किया। 6 दिन तक काम भी किया। पहले आप काम बना लो, काम था कितना। काम चाहे आप पुरुष के हिसाब से आइए चाहे महिला के हिसाब से आइए। 3 पुरुष 25 दिन, 1 पुरुष 1 दिन में 4 काम, तो 3 × 4 × 25, 25 × 4 = 100, 300 टोटल वर्क था, 300 टोटल काम था। अभी तक काम कितना हुआ है समझिएगा, काम अभी तक कितना हुआ है इसकी बात करिए। 1 पुरुष 4 काम, 4 × 4 = 16, 1 महिला 3 काम, 16 × 6 = 18 × 6 × 6, 16 18 होता है 34, 34 × 6, 6 × 4 = 24, 6 × 18, देखिए 6 × 4 = 24, 6 × 18, 18 1 19, 194, देखिए 6 × 4 = 24, 6 × 18 204 काम अभी तक हुआ है, 204 काम। ध्यान से देखिएगा। 34 एक बार फिर देखिए, 18 और 16 34 होता है, 34 के हिसाब से 6 दिन अगर काम हुआ है तो 204 कार्य हुआ है। काम की बात करो तो अभी 96 बचा है, लेकिन सवाल में देखिए अभी 96 रिमेन है, 96 शेष है। कराना कैसे सुनिएगा। 6 दिन बाद 2 और पुरुष तथा 2 और महिलाएं काम में जुड़ जाती हैं। इफिशियंसी अगर देखा जाए तो इन दोनों की इफिशियंसी 34 थी। इस 34 में 2 पुरुष 2 × 4, 2 महिलाएं 2 × 3 जुड़ जाते हैं, 6 और 8 मतलब 14, तो 14 और जोड़ दीजिए 34 में 14, तो 4 4 8 3 1 4, 48 की क्षमता हो जाएगी। 48 की क्या हो जाएगी? क्षमता। तो सवाल में कहा है कि अब काम कितने दिन में, सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई टोटल 96 बचा है, 48 से डिवाइड करिए, 2 दिन और लगा, ऐसे तो ज़्यादा लगता, 2 दिन और लगा। 6 दिन पहले से कर चुके थे, तो 6 में 2 जोड़िए,
तो 8 दिन नहीं लगेगा टोटल करने में। अगर ये पूछता कि बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा तो 6 ही दिन, बचा काम तो 2 ही दिन में हो पाता, लेकिन संपूर्ण काम समाप्त होने में 8 दिन लगेगा। सवाल का सही उत्तर 8 हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। एक बार मिला लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी जुड़े रहिएगा, जिससे कि किसी भी कनेक्टिविटी में हम आपको शामिल कर सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।